मेरा नाम है हसन ज़ुबैर और मैं आप लोगों का कोर्स यानी MA1 का टीचर हूँ। अच्छा, MA1 यार, सबसे पहली बात ये कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। MA1 यार, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम हसन ज़ुबैर है और मतलब मैं ACC फाइनलिस्ट हूँ। और क्या कहते हैं, करंटली मुझे मतलब काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ टीचिंग करते हुए, बट क्या कहते हैं, टीचिंग की इंटरेस्ट की वजह से मैं टीचिंग वगैरह में इनरोल हुआ हूँ और ख़ुद अपना अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप वगैरह बनाया है ऑनलाइन टीचिंग का। और दूसरी बात ये कि MA1 के बारे में अगर थोड़ी बात करें तो MA1 में हमारे बेसिकली 50 MCQs होंगे एग्ज़ाम में, 2 मार्क्स ईच, तो 100 मार्क्स का इस तरह पेपर बनेगा। और इसमें मतलब MA1 में ये सीन होगा कि मतलब कोस्ट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड पेपर है, जिसमें हमने मतलब सारे कोस्ट के मतलब जो बिल्कुल मतलब जिन्होंने तो MA1 थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ उनको तो थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन जिन्होंने पहली मरतबा पढ़ना है मुझसे, मतलब पहली मरतबा लाइफ में पढ़ना है, उनको ये मैं बताता चलूँ कि ये MA1 है, इसमें सारा हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोस्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। तो क्या कहते हैं, दूसरा ये कि इस पेपर को पास करने के लिए, किसी भी पेपर को पास करने के लिए यार बात होती है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि ये जितने भी पेपर हैं, आप MA1 उठा लो या आप ACC का आखिरी पेपर 37 उठा लो, आप टाइम दोगे तो पास होते जाओगे। जहाँ आपने लैग किया टाइम में, और मैं ये नहीं कहता यार, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं आपको जो सीधी सीधी बात हूँ, मैं बहुत चिल बंदा हूँ। मतलब चिल नसीम कि मैं वो नहीं हूँ कि यार अगर ये हफ्ते में 7 दिन है ना तो रोज़ पढ़ना है। मैंने ना हफ्ते में से ना 4 दिन रखे होते हैं कि, और 3 दिन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यार ये 4 दिन है ना, ये 4 दिन मैं पढ़ूँगा, 4 दिन मतलब स्टडी करूँगा, मतलब जितने भी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो मेरा स्केड्यूल बना होता है। लेकिन 3 दिन मैंने किताबों को देखना भी नहीं है। 3 दिन तो मेरा ऐसे चालू करना जैसे मैं एक लगा लो कि एक अनपढ़ सा बंदा और मेरे पास कुछ भी नहीं, ठीक है, और मैंने मतलब मौजें करनी, ठीक है। मतलब ये शुरू में मतलब पहले लेक्चर में मैं इसलिए सारा समझाता हूँ क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, लड़के होते हैं, वो ACC शुरू करते हैं, MA1 का पेपर वैसे ही पहले वाला पेपर होता है, और जिन्होंने मतलब इससे पहले कोई पेपर दे दिया भैया, किसी की वजह से पहले मतलब हो सकता है अटेम्प्ट वगैरह लग गई हो, MA1 में दोबारा इनरोल होना चाह रहे हो, तो उनको तो थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और जो एक दफ़ा रह चुके हुए हैं उनको भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई टेंशन की बात नहीं है यार। मैं खुद एक मतलब इस तरह का बंदा हूँ जिसे पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, मतलब सीरियसली नहीं है, ठीक है। और मेरे मतलब अगर मैं सीरियस बात करूँ, मेरे FSC में लाइक ऑलमोस्ट 65% या 62-63% याद नहीं मुझे, इतनी लगभग इतनी कुछ मार्क्स थे, और मुझे था कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बट आहिस्ता आहिस्ता मैं मतलब किसी तरह मेरा ACC में जाना हुआ, वो फिर आपके साथ जब लेक्चर वगैरह कंटिन्यू करेंगे तो साथ साथ आपको भी बताऊंगा। तो मकसद ये है कि कभी भी डीमोटिवेट वगैरह नहीं होना। मैंने ACC शुरू किया, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 90s में मार्क्स आए, मेरे 80s में मार्क्स आए, 90s में आए, और क्लास का मतलब टीचर का फेवरेट स्टूडेंट, और पढ़ने का शौक़ मुझे था भी नहीं, लेकिन मैंने बस एक काम लिया कि यार ये मैं अब ACC में आ गया हूँ, अब मैंने टाइम ज़ाया करना है और ना मैंने पैसे ज़ाया करने हैं। ऑब्वियसली कोई भी इन दोनों चीज़ें, पैसे ज़ाया करने का तो कोई भी नहीं सोच सकता, हाँ टाइम ज़ाया करने के लिए जो है ना, मतलब वो काहिली चाहिए, और मतलब ये सीन है। तो जब नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, लेकिन जब पढ़ना है तो पढ़ना। तो सीन बस यही है यार कि शुरू करो मेरे साथ, इंशाल्लाह ताला ये होगा, कोई ट्राई तो है कि ये 25-30 डेज़ का बैच जो है ना, वो 25-30 डेज़ में कंप्लीट हो जाए अलॉन्ग विद कैलकुलेशन। लेकिन फिर भी अगर कोई इशू आता है, किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू आता है, तो वो टेंशन ना ले, मुझसे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ वैसे यहाँ पे, जिनके पास मेरा नंबर सेव नहीं है वो कॉन्टैक्ट सेव कर लें। और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, और मैं स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ता हूँ, मतलब स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ, और करंटली मतलब लास्ट प्रोफेशनल पेपर्स चल रहे हैं मेरे। और
क्या कहते हैं, साथ में आपको ये कहना चाहता हूँ यार, बस मोटिवेट रहो, पढ़ो रेगुलरली, जो काम मिल रहा है करो। अगर नहीं मैं लेक्चर भेजता हूँ, आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, तो छोड़ो पढ़ाई यार, साइड पे रखो लेक्चर। आपको नहीं यार आज मैंने बस आज मैंने ये दोस्तों के साथ जाना है, आज मैंने ये करना है, आज मैं, लेकिन डिसाइड करो। लेकिन फिर जब पढ़ने का दिन सोचो तो फिर उस दिन पढ़ो। अगर सोचा है कि 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, या 5 चैप्टर्स पूरे करने हैं आज के दिन में, तो करनी है। अगर इंजॉय 100% करना है तो पढ़ना भी 100% है। तो इसी तरह चलता रहेगा, साथ साथ मिलता रहोगे तो साथ साथ मैं साथ मोटिवेट ऑब्वियसली मोटिवेट वगैरह भी करता हूँ साथ साथ। और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, पढ़ाता वगैरह भी, क्वालिटी तो आपको भी समझ आ जाएगी। आज मैंने इस वजह से ट्रायल वीडियो मतलब पहली वीडियो में रखता हूँ ताकि सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा यार, MA1 का ना सबसे पहला जो चैप्टर है ना, जो मैं मतलब जो मेरा स्केड्यूल है, मैं आप सबको बताता चलूँ कि सबसे पहला चैप्टर जो मैं पढ़ाता हूँ ना, उसका नाम है कोस्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा अब शुरू करते हैं पढ़ाई, बहुत बातें हो गई। कोस्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा, कोस्ट क्लासिफिकेशन क्या है? कोस्ट क्लासिफिकेशन, हर चीज़ को समझने से पहले उसको वर्ड का मतलब वर्ड की डेफिनेशन पहले हम देखेंगे, फिर समझेंगे। कोस्ट क्लासिफिकेशन में कोस्ट का मतलब समझेंगे, फिर क्लासिफिकेशन का मतलब समझेंगे। कोस्ट का मतलब होता है एनी अमाउंट पेड टू अचीव some specific objective। अच्छा, आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाले को आप पैसे देते हो, कोई अमाउंट देते हो, किस लिए? कोई मकसद होता है आपका, आपने कोई चीज़ लेनी होती है, उसको अचीव करने के लिए आप जो पैसे उसे देते हो उसे बोलते हैं कोस्ट। इसलिए हम कहते हैं यार तेरी जो चीज़ है उसकी कोस्ट कितनी है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो तूने चीज़ ली है उसके बदले में जो पैसे दिए हैं वो आपकी कोस्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बात मैं सिर्फ बताता चलूँ आप सबको कि राइटिंग पे और स्पेलिंग पे, राइटिंग और स्पेलिंग के लिहाज से जो भाई है ना, वो बिल्कुल ना मतलब लगा लो सीधा है, मतलब इन दोनों चीज़ों पे कोई ना जाए, क्योंकि ना मेरी राइटिंग अच्छी है, ना मेरी मतलब स्पेलिंग्स पर मतलब तेज़ी तेज़ी में लिखने के स्पेलिंग्स गलत हो सकते हैं, तो इन दोनों पे कोई ना जाए। समझाने की क्वालिटी में कोई इशू आया तो फिर भाई को पकड़ लेना। अच्छा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पता क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिंग। अच्छा, ग्रुपिंग का मतलब देखते हैं। ग्रुपिंग का मतलब होता है बेसिकली कि जब आप ना सेम करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ना चीज़ों को सेम करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर चीज़ों को मतलब अलग अलग करते हो। लाइक वो कहते हैं कि एक स्कूल है, उसमें जो 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के बच्चे हैं ना, उनकी 3000 फीस है। जो 10 से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं ना, मतलब इंस्टीट्यूट है कोई, उनकी 4000 फीस है। जो मतलब 1 से लेके 4 तक के बच्चे हैं उनकी क्या कहते हैं 2000 फीस है। तो उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने ग्रुपिंग कर दी कि जो इन क्लासेस में है वो 2000 देंगे, जो 5 से 10 में वो 3000, और जो उससे सीनियर है वो, मतलब ग्रुपिंग की ऑन द बेस ऑफ एजेस नहीं, बेसिकली क्लासेस की बेस पे उन्होंने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। सेम इज द सीन विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। कोस्ट को भी आप क्लासीफाई करते हो, कोस्ट को भी आप कोई एक बेस बना के क्लासीफाई करते हो। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको ना घर से मिलते हैं 150 रुपीज़, 150 में से 100 का आपको कहा जाता है कि आपने जाके घर का सामान लेके आना है, और 50 आपके अपने, ठीक है। अब आप इन 150 का, आपको इस क्लासिफिकेशन का पता ही नहीं है, आप जाके 150 उड़ा के आ जाते हो, तो बेड़ा कुछ नहीं हो जाएगा, घर आओगे तो गालियाँ सुनोगे, ठीक है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि क्लासिफिकेशन जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि यार ये कोस्ट अलग-अलग है, इसके क्यों है अलग-अलग, ये क्लासीफाई अगर की है तो क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है। ऐसे ऐसे जब आप पढ़ोगे तो ऐसे ऐसी चीज़ें आपके सामने खुलती जाएंगी। क्लासिफिकेशन समझ आ गई। अब कोस्ट क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए ना,
अगर इन इस चैप्टर के नाम की पूरे की डेफिनेशन देखी जाए तो उसका मतलब होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट इनटू लॉजिकल मीन्स। मतलब आप कोई बेस में लाके उसमें ग्रुपिंग कर देते हो कॉस्ट की। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक आपके दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक आपका है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो ये क्या कहते हैं यूनिट्स बनाता है। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो होता है जो मतलब यूनिट्स बनाता है, जो मतलब माल वगैरह बनाता है। यूनिट्स को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, मतलब या इन्वेंट्री से जो फिनिश गुड्स बना के जो सेल होने थे वो बनाता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उस पे आने वाली कॉस्ट फर्स्ट करो है 1000। एक आपका है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो फाइनेंस अरेंज करता है, पैसे अरेंज करता है। अब ये सारे अलग अलग पढ़ेंगे, उसमें आने वाली कॉस्ट है 2000। तो हमें पता होना चाहिए कि यार हम जो कॉस्ट जो है ना, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतनी कॉस्ट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतनी कॉस्ट है, ये उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। अब वो वजूहत पढ़ते हैं, वो रीजंस पढ़ते हैं कि इसके कॉस्ट क्लासिफिकेशन को डिटर्मिन करना क्यों ज़रूरी है। वाई वी डिटर्मिन कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ये 5 पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ, ये पल्ले बांध देना। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरा ये पढ़ाने का स्टाइल ये होता है कि मैं ना मेरे ना अपने जैसे नोट्स वगैरह जो हैं वो होते नहीं हैं। मैं लेक्चर देता हूँ यहाँ पर, जो स्टूडेंट है वो इस तरह करता है कि वो मेरे लेक्चर जो है ना वो साथ साथ लिख रहा होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ साथ समझ रहा होता है, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरी बात, आप वीडियोस तो आपके पास ही आनी है क्योंकि रिकॉर्डिंग फॉर्म है, वीडियोस आपके पास ही हैं। और दूसरी बात, ये जो नोट्स बना रहा होता है वो मतलब रजिस्टर सामने होता है, वो लिख रहा होता है, सारी बातें लिख ले ना लिखे डिपेंड ऑन हिम कि वो किस तरह पढ़ने की स्ट्रेटेजी किया उसकी। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कोई भी बुक ले लो, एक या तो बीपीवी ले लो या कैप्टन ले लो, इन दोनों में से कोई भी बुक लेके आप एक दफ़ा उसको वहाँ से सारे पॉइंट अगर देखने, ज़रूरत नहीं है, जो सीधी सीधी बात है ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी अगर जैसे कोई चीज़ आपको ज़्यादा ट्रिकी है तो जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो मैं खुद बता दूंगा कि यार इसकी बीबीबी से टॉपिक पढ़ लेना। लाइक इसमें से जितना मैं अभी तक बता रहा हूँ इसमें से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं बोलूँगा उसको तो कंफर्म पढ़ना, इसमें से पढ़ना है ओके, या नहीं पढ़ना तो फिर भी ओके, लेकिन साथ साथ लिख के ये चीज़ें रिवाइज ज़रूर करना जब पेपर पास आएंगे। अच्छा, पहला स्टेप, हम क्यों कॉस्ट क्लासिफिकेशन करते हैं? फॉर appropriate selling price। अच्छा, फॉर अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस। अच्छा यार देखो, सेलिंग प्राइस क्या होती है और कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है जिस पे आप चीज़ को बेचते हो, जो बेचने की कीमत होती है, ठीक है। कॉस्ट वो होती है कि जो चीज़ आप बेच रहे हो वो आपको कितने की पड़ी, मतलब उस पर आपकी लागत कितनी आई। जैसे एक चीज़ है मैं लाता हूँ पीछे से 5 रुपये की, आगे मैं बेचता हूँ 10 रुपये में, तो ये सेलिंग प्राइस अलग चीज़ होती है, कॉस्ट अलग चीज़ होती है। पहली बात ये, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने ना एक चीज़ लाया, मैं एक चीज़ मतलब लाया और मैंने ना आके ना सीधा सीधा कहा इसको ना इसकी कीमत रख दो 15 रुपये, और मैं उस पर बेचने लग गया। साल बाद ना मुझे ना लॉस आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार मैं चीज़ ला रहा हूँ, क्या कहते हैं, पीछे से मैं 10 की चीज़ ला रहा हूँ, आगे आगे मैं 15 की बेच रहा हूँ, फिर किस बात का लॉस आ रहा है? तो क्या कहते हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ने कहा कि मनूस तो पहले मुझे ये बताना कि 10 की चीज़ ला रहा है, 10 की चीज़ 10 का माल ला रहा है, ठीक है, माना 10 तेरी कॉस्ट है, उस पर जब तू लाएगा उसको लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट जो हो रही है, वो जब माल तेरे पास आ रहा है, फिर उसने कहा ये जो उसमें जो क्या कहते हैं जब वो आया उसके लिए तूने जो जहाँ पे तू बैठा हुआ है वहाँ का रेंट, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ की क्या कहते हैं जो तेरे पास वर्कर्स हैं उनकी सैलरी, वहाँ पे जो क्या कहते हैं अगर कोई तूने चीज़ की किसी चीज़ की इंश्योरेंस कराई है वो, अगर तुझे ये ट्रांसपोर्ट अपनी है तो उसकी ड्राइवर की सैलरी, पेट्रोल का खर्चा, इतनी चीज़ें हैं जो तूने ऐड ही नहीं की, जो खर्चे हैं। तूने कहा मैं पीछे से 10 की चीज़ लाया और आगे मैं 15 की बेच दूँ तो ओके हो जाएगा, तो ऑब्वियसली तेरा बिजनेस लॉस पे जाना था। तो
सबसे पहला मकसद कॉस्ट क्लासिफिकेशन का क्या होता है कि जब आप अगर आपने कॉस्ट क्लासीफाई की होती तो आपको पता होता है 10 रुपये तो वो कॉस्ट है जितने का पीछे से हम ला रहे हैं, ऊपर ये भी कॉस्ट है, रेंट भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट, ये भी कॉस्ट, ये भी मतलब कॉस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा है। तो फ़र्क करो ये हम लगा लेते हैं पर यूनिट के 1 रुपये इसकी, 2 इसकी, 1 इसकी, 1 इसकी, 3 इसकी, ठीक है। फर्स्ट करो तो 1 2 3 2 3 और 4 5 5 3 8 8 रुपये ऊपर और कॉस्ट आ रही है जो तू ऐड ही नहीं कर रहा। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन ने मुझे कहा कि तू मतलब कर क्या रहा है, इन दोनों को ऐड करो, ये 18 सॉरी इन दोनों को ऐड करके 18, इस 18 को कॉस्ट बना, ठीक है। इस 18 को जब तूने कॉस्ट बना दिया, उसने बोला मुझे कि जब तूने इस 18 को कॉस्ट बना दिया अब इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर। फर्स्ट पूरा मैं कहता हूँ मैंने 7 रुपीज़ का प्रॉफिट रखना है, तो 25 रुपीज़ में तू कम से कम बेचेगा तो तुझे 7 रुपये का प्रॉफिट आएगा। तू क्या 15 रुपये में बेच रहा था। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत सुनाई, बहुत ज़्यादा सुनाई, और मैं जो ना क्या कहते हैं इमोशनल हो गया, मतलब रोने लग गया। उसके बाद मैं कहा नहीं यार बात तो तेरी ठीक है, चल कोई नहीं यार आगे से ध्यान रखेंगे, अगले साल से प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला मकसद हमने क्या पढ़ा कि अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस तक ही आप नहीं पहुंच सकते जब तक आपको ये सारी क्लासिफिकेशन का नहीं पता होगा, आपने कॉस्ट नहीं देखी होगी। चलो छोड़ो, अब 2 प्रोडक्ट्स हैं फर्स्ट करो, ठीक है। अब एक की सेलिंग प्राइस ये 25 रखनी है, एक की 30 रखनी है, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट में जो कॉस्ट आ रही है उसमें से कितना हिस्सा एक प्रोडक्ट 1 का है, कितना हिस्सा प्रोडक्ट 2 का है। इसी तरह सारी कॉस्ट को आप देखोगे तो क्लासीफाई कर सकोगे ना। तो क्लासिफिकेशन होती ही यही है कि आप इस प्रोडक्ट में आने वाला खर्चा जो हर किस्म का खर्चा कौन कौन सा है वो क्लासीफाई करोगे, देखोगे, तभी तो सेलिंग प्राइस तक पहुंच सकोगे। पहली बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट है फॉर प्लानिंग पर्पस। प्लानिंग पर्पस क्या होता है, जब आप जैसे आपके पास ना आपने बिजनेस शुरू किया, आपको पता है कि ना मुझे इस बिजनेस के लिए मटेरियल भी चाहिए, मुझे इस बिजनेस में काम करने के लिए लेबर भी चाहिए जिसको मैंने पैसे देने हैं, और मशीन भी चाहिए। आप क्या करते हो, आप साल के शुरू में ना प्लान कर लेते हो कि मैंने जितनी बिजनेस करना ना उस तरह से मेरे प्लान के मुताबिक जो मटेरियल की कॉस्ट आनी है ना, टोटल कॉस्ट आनी है 10,000 की, और प्लान के मुताबिक जो मेरी लेबर की कॉस्ट आनी है ना वो आनी है 8,000 की, और प्लान के मुताबिक मेरी जो मशीन की कॉस्ट आनी है वो आनी है सपोज 8,000 की। ये मैंने प्लान बना लिया, ठीक है। अब फर्ज करो ये प्लान बनाना क्यों ज़रूरी है ये अगले स्टेप में समझ आती है, लेकिन फर्ज करो अगर मैंने कॉस्ट को, ये मेरी कॉस्ट है टोटल, ये मेरी पूरे बिजनेस की कॉस्ट, अब मैंने क्लासीफाई नहीं किया हुआ इसमें से मटेरियल की कितनी है, इसमें से लेबर की कितनी है, इसमें से एक्सपेंस कितने हैं, मशीन की कितनी है, तो मैं ये चीज़ें निकाल ही नहीं सकता अलग अलग से निकालने का नाम ही तो क्लासीफाई है, इसी को तो क्लासीफाइंग कहते हैं। तो ये क्यों मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ अलग ये आपको तीसरे स्टेप में समझ आएगी, लेकिन अभी ये तो मेरे को क्लासीफाई नहीं होगा तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरे स्टेप में है फॉर कंट्रोलिंग पर्पस। अच्छा, हमने प्लान क्या किया था, मशीन ये मटेरियल की कॉस्ट का प्लान क्या किया था, हमने किया था जो प्लान मटेरियल कॉस्ट है ना वो होगी कितनी 10,000, ठीक है। एक्चुअली ना जब साल गुजरा हमने देखा यार एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आई है, पता चला जनाब एक्चुअल में कॉस्ट आई है 12,000। हमें तो बिजनेस में हमें तो टेंशन बढ़ गई यार, हमारी कॉस्ट 2,000 से बढ़ गई है, मतलब 20% से बढ़ गई है। तो अगर फर्ज करो ये स्टेप होता ही ना ये वाला, हम डायरेक्टली बस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट देखते, क्या हम देख सकते, हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि हमने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्या हम कोई कंट्रोल लगा सकते थे। कंट्रोल तभी ही लगाया जब कोई प्लान हमने बनाया, ये प्लान बना उसके बाद ही उस पर कंट्रोल लगा। प्लान ही ना होता तो अन्य वाई कॉस्ट लगाई जाओ, फिर पैसा लगाई जाओ, बिजनेस करी जाओ। बिजनेस हमेशा कंट्रोलिंग से होता है, कंट्रोल होगा इस चीज़ पे तो आप अच्छा बिजनेस कर सकोगे। अब मुझे पता है यार मेरा 2,000 से जो आंसर है ना
जब बुरा आता है तो हम यूज़ करते हैं वर्ड एडवर्स। 2000 से आंसर मेरा एडवर्स आया है, 2000 से एडवर्स आया तो अब मैं अगले साल सोचूंगा हाँ यार ये जो 2000 से एडवर्स आया ना, अगले साल मुझे इससे ना मेहनत करके ख़त्म करना है इस डिफरेंस को। लेकिन अगर हमने कॉस्ट क्लासीफाई नहीं की हुई तो फिर बेड़ा ही गर्क। अच्छा, उसके बाद ना एक और मकसद भी है, वो है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। अच्छा, फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस में सीन ये है कि डिसीजन मेकिंग पर्पस का, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो ना, तो आपने उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो ना, बेस्ट ऑप्शन को, तो वो इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट करो, एक ना प्रोडक्ट था ए, एक प्रोडक्ट था उसका नाम था बी, ठीक है। मैंने ना पिछले साल के रिजल्ट्स देखे, मैंने ना फर्स्ट करो इसी साल के रिजल्ट्स देखे, फर्स्ट करो 15,000 मैंने मतलब सेल्स की, जो सेल्स कमाई मतलब कमाया ए से, और 10,000 मैंने जो सेल्स की वो किसकी की, बी की। अब यहाँ पे आप सब बताओ कि मुझे इन दोनों में से अगले साल कौन सा प्रोडक्ट लेके चलना चाहिए, मतलब कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए। तो 90 से 99% तक जो बच्चे हैं ना वो कहेंगे कि ऑब्वियसली यहाँ से ज़्यादा कमा रहे हो तो यहाँ से ही करेंगे। लेकिन मे भी कोई एक आधा हो जो पूछेगा यार मुझे ये बताओ इसकी कॉस्ट कितनी आई है, ले लो भाई, ये लो कॉस्ट और ये लो कॉस्ट, अब बताओ। अब बताओ कौन सा चूज़ करोगे, ऑब्वियसली बी चूज़ करोगे। अब देखो, अब आपको पता ही नहीं है कि आपके ए पे आने वाली कॉस्ट 17,000 है और बी पे आने वाली कॉस्ट 9,000 है, खाली इसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग करी जाओगे तो ये क्या कर रहे हो। ये जो बिज़नेस डूबते हैं ना, हम कहते हैं ये बिज़नेस डूब गया, उसमें जो मैनेजर होते हैं ना उनको ये यही इन्हीं चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ों की लाइल्मी होती है जिस वजह से बिज़नेस चल नहीं सकते। बिज़नेस का पता हो तो चल ही जाता है। तो ये देखो, कॉस्ट क्लासिफिकेशन इस हद तक इम्पोर्टेंट है कि जब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो तो वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सा कंटिन्यू करना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखने को हम कहेंगे ए करना चाहिए, लेकिन नहीं, प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हैं, यहाँ तो हमारा लॉस है 2,000 का, तो ऑब्वियसली यही कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया, सही। कलर थोड़ा सा मज़े का कर लें। अच्छा, तो डिसीजन मेकिंग, अब हम डिसीजन मेकिंग ये करेंगे, बिल्कुल ठीक वाली करेंगे। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन इस हद तक इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है। और एक आखिरी पर्पज़ है, वो है पांचवा जो, वो है फॉर रिपोर्टिंग पर्पज़। ये कलर बड़ा मज़े का यार, पहली दफ़ा इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में। अच्छा, फॉर रिपोर्टिंग पर्पज़, रिपोर्टिंग का मतलब सबसे पहले समझाओ। जो जब एक बंदा है, बिजनेस उसने शुरू किया, छोटी सी दुकान ली, खुद बैठता था, अल्लाह पाक ने बरकत डाली, एक दुकान से 2 दुकानें बनाई, 2 से 3, 3 से 4, सारी बेच दी और एक बड़ा प्लाजा बना लिया। प्लाजे से 2 प्लाजे बनाए, उससे 3 प्लाजे बनाए, और अब जो है ना बहू साहब घर बैठते हैं अपने, और बिज़नेस जो है ना वो चल रहा है, बिज़नेस ओके चल रहा है और वो घर बैठते हैं। पहले जब वो खुद अंदर बैठा हुआ था मालिक, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि कोई उसे आके बताए कि आपका बिज़नेस ऐसा चल रहा है। लेकिन जब बिज़नेस इस हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो हर ब्रांच में हम मैनेजर रखते हैं, हर जगह हमने मैनेजर रखे होते हैं, और वो मैनेजर आके बिज़नेस को बताते हैं। और हम मैनेजमेंट का पेपर पढ़ रहे हैं तो मैनेजर्स जो होंगे वो जाके बॉस को बताएंगे कि आपके बिज़नेस के ये हालात हैं। तो रिपोर्टिंग इसी चीज़ को कहते हैं, जब मैनेजर जो है ना उसको जाके सारी बातें बताता है। बेसिकली ये रिपोर्टिंग जो है ना, अभी हम
FA1 और FA2 मतलब जो फाइनेंस की चैप्टर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो यही है कि क्या कहते हैं ये रिपोर्ट किस तरह करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब वो रिपोर्ट करना है उसने बॉस को रिपोर्ट करना है मैनेजर ने, ठीक है। अब ये मैनेजर ने जो रिपोर्ट करना है, तो अगर मैनेजर को पता ही नहीं है कि कॉस्ट कितनी आ रही है तो वो प्रॉफिट कैसे निकालेगा, प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगा तो बॉस को क्या बताएगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए भी कॉस्ट बहुत ज़रूरी है। ये 5 मकसद पूरे हो गए जो मतलब थे कि रिपोर्टिंग जो थी ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक हो गया। इसके आगे अब हम शुरू करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ये जो असल क्लासिफिकेशन है ना वो किन किन चीज़ों पे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन ना 2 किस्म की होती हैं, एक होती है बाय फंक्शन और एक होती है बाय बिहेवियर, और दूसरा होता है बाय बिहेवियर। एक है बाय फंक्शन और एक है बाय बिहेवियर। अल्लाह माफ़ करे यार, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये राइटिंग पे कोई ना जाए, ठीक है। समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता देना बाद में, लेकिन राइटिंग पे कोई ना जाए। अच्छा, बाय फंक्शन, अभी ये जो है ना BPP, उसमें बाय BPP और कैपन जो कुछ बुक्स में ये चैप्टर से अलग है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन और कॉस्ट क्लासिफिकेशन। एक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन के नाम से जो बाय फंक्शन में पढ़ाने लगा हूँ, और एक है कॉस्ट बिहेवियर, खाली नाम है कॉस्ट बिहेवियर। तो ये तकरीबन 2 चैप्टर्स के करीब ये वीडियो बनेगी, तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी, ये वाली वीडियो नहीं, मतलब आने वाले ये पहला चैप्टर होगा ना, मेरे नज़दीक ये एक ही चैप्टर है। बुक्स में 2 भी हैं, कहीं बुक में 1 भी है, नोट्स में कहीं पे 2 भी हैं, 1 भी है, तो ओके है, कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ पढ़ना है। और मुझसे पूछ लेना अगर कोई इशू हुआ कि यार हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये इस चैप्टर में से। बाकी ये मैं बता दूँ कि ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर आई थिंक सो 3 होगा BPP में, BPP की बुक में, और चैप्टर नंबर 4 होगा कॉस्ट बिहेवियर, और कैप्लन में भी आई थिंक सो इस तरह कोई सीन है। तो अगर कोई इशू हुआ तो पूछ लेना, नंबर वगैरह मेरा सबके पास है, फिर भी अगर नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से। कोई अगर इशू होता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना किसी भी किस्म का, जिसने सेव नहीं किया वो सेव भी कर ले। अच्छा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन और कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। अभी हम ना बाय फंक्शन की बात करते हैं। बाय फंक्शन में हम ना सबसे पहले ना बाय फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एनी एक्टिविटी, कोई भी किस्म की एक्टिविटी जो बिजनेस परफॉर्म कर रहा है ना, कोई भी, वो फंक्शन है। जैसे मैं बताता हूँ, बिजनेस क्या करता है? बिजनेस सेल्स करता है, ये इसका फंक्शन है। बिजनेस प्रोडक्शन करता है, ये इसका फंक्शन है। बिजनेस पैसे अरेंज करता है, ये इसका फंक्शन है। बिजनेस चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होती है, ये इसका फंक्शन है। कुछ बिजनेस रिसर्च की बेस पे चलते हैं, ये इसका फंक्शन है। कुछ बिजनेस क्या कहते हैं, माल जो है पहुँचाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इसका फंक्शन है। ये 6 किस्म के मतलब बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो बिजनेस परफॉर्म करता है, और ये 6 ही हमने पढ़ने हैं, ठीक है। फंक्शंस की बेस पे ना वही मैं लिखने लगा, फंक्शन की बेस पर कॉस्ट की 6 टाइप्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। फिर दोबारा देखो, एक है प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक हो गया। एक है सेलिंग कॉस्ट, एक एक करके सारी डिटेल में पढ़नी है, तो इस वजह से टेंशन ना लेना कि सर जो है ना बस ये नाम सुना के आगे जाएंगे, तो एक एक करके सारी पढ़नी है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बोलेंगे इसको, और फाइनेंस कॉस्ट। ये 6 किस्म की कॉस्ट हैं जो बेसिकली जो फंक्शन है ना बिजनेस पे खड़े होते हैं। शुरू करते हैं जनाब। अच्छा, इसको ना फंक्शनल कॉस्ट भी कहते हैं और डिविजनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट से। माशाल्लाह से पहला चैप्टर है, बहुत ही आसान है, इसलिए टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शुरू करो। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग या मेकिंग अ प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट है, आप उसको बनाने के लिए जो जो कॉस्ट लगाओगे उसे बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट।
अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपके जहन में हज़ारों वो आ जाएंगे आंसर्स। जैसे मैं कहूँ अगर आपने टेबल का बिजनेस है, टेबल बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, वुड चाहिए, ग्लू चाहिए आपको, मतलब उसके लिए जो बंदा बनाने वाला है वो चाहिए। तो इन सब की कॉस्ट होगी, और मतलब मटेरियल की अलग कॉस्ट होगी, लेबर की अलग होगी। जैसे फर्स्ट करो एग्जाम्पल, जैसे मार्कर है, ठीक है। तो मार्कर की पहली चीज़ जो उस पर लगती है प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक की कॉस्ट होगी, उस पर लगने वाली इंक कॉस्ट होगी। अच्छा, उसके लिए आप मशीन हायर करोगे, अगर आप मशीन हायर कर रहे हो मार्केट की फैक्ट्री में, वो यूटिलिटी बिल्स हो गए। ओहो, यूटिलिटी बिल्स, उधर आधा वास्ते मेरे स्पेलिंग पे कोई ना जाओ। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्री को देखने वाला, जिसे हम फैक्ट्री सुपरवाइज़र भी ज़्यादातर बोला जाता है, मतलब बिजनेस में फैक्ट्री सुपरवाइज़र की कॉस्ट, उसको देने वाले पैसे। और क्या हो सकता है, मशीन जो चलाने वाला से बोलते हैं मशीन ऑपरेटर, उसकी कॉस्ट। तो ये मुख्तलिफ किस्म की सारी की सारी कॉस्ट मिलेंगी, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम प्रोडक्शन कॉस्ट पर, या हम अगली कॉस्ट पर नहीं आए। प्रोडक्शन कॉस्ट में ही मज़ीद 3 कॉस्ट हैं, ठीक है। एक है मटीरियल, एक है लेबर कॉस्ट, और एक है एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं ये अलग से कॉस्ट है, ये अलग नहीं है, ये प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, उसी की ही आगे सब डिवीजन है। जो बकाया सेलिंग हो गई, वो जो पहले मैंने पढ़ी 6 टाइप्स को हम आगे, हम पहली पे हैं अभी। अच्छा, मटेरियल, हमने ऊपर एग्जांपल में लिया इंक, ठीक है। तो इंक क्या है, हमने लिया प्लास्टिक, क्या है। तो जो मटेरियल क्या होता है, जो इसकी डेफिनेशन है, बिकम्स पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी चीज़ जो प्रोडक्ट का पार्ट बने और आपको नज़र आए, वो क्या है, मटेरियल। और उस पर आने वाली जो उसकी कॉस्ट जो होगी, वो क्या होगी, मटेरियल कॉस्ट होगी, ठीक है। लेबर, अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या कहते हैं, फैक्ट्री सुपरवाइज़र, जो मतलब सुपरवाइज करेगा, देखेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अपना मशीन ऑपरेटर, जो मशीन चलाएगा। ये दोनों क्या हैं, ऑब्वियसली दोनों किसका पार्ट है, लेबर का पार्ट है। इनको देने वाला जो रेट होगा, मतलब इनको जो देने वाले जो सैलरी होगी, या इनको देने वाली वेज, जिसको हम दिहाड़ी बोलते हैं रोज़ की, वो होगी। तो वो क्या होगी, लेबर कॉस्ट होगी। अच्छा, अगर आपके सामने कोई कॉस्ट आती है और आपको लगता है यार ये तो लेबर भी नहीं है, ये तो मटेरियल भी नहीं है, तो नाइदर लेबर, ना आपको वो लेबर लगे, ना आपको वो मटेरियल लगे, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी, वो आपका एक्सपेंस होगा। लाइक देखो, यूटिलिटी बिल्स, आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आ गया, ठीक है, बिल आ गया आपको इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या है आपके लिए, कोई लग रहा है वहाँ से कि ये कोई लेबर की कॉस्ट है या मटेरियल की कॉस्ट है, नहीं ना, तो ये एक्सपेंस का पार्ट है, ठीक है। हाँ, ऊपर हमने पढ़ा है जैसे मशीन हायर, हमने मशीन किराए पे ली, तो ये किसकी लगी है, ये ना लेबर है ना मटीरियल है, तो ये। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये तीनों चैप्टर ना, ये तीनों जो इसकी सब डिवीजन है, इससे आगे ये लेदर चैप्टर है, लेबर लेदर चैप्टर है, और एक्सपेंस का कोई चैप्टर नहीं है, छोटी सी बस बातें हैं इसकी, वो इसी चैप्टर में डिस्कस होंगी। इनका लेदर चैप्टर है, उनका अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई पूरी। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कि क्या होगी, कि जिसमें हम कॉस्ट जो सोलली क्यों कॉस्ट आती है, प्रोडक्ट के बनने की वजह से। दूसरी पढ़ते हैं वहाँ, सेलिंग कॉस्ट। देखो, खाली बनाना तो कुछ नहीं होता, मैं बना लूँ एक प्रोडक्ट, मैंने एक प्रोडक्ट में बना लिया, ठीक है। अब वो बना के मैंने रख दिया, तो मैं आगे बिकेगा नहीं, मैं बना के घर रख लूँ तो क्या कहते हैं, बिकेगा क्या, कोई देख ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं है कि मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो कोई नहीं बिकेगा। क्यों, ये फ्रंट वाली दुकानें जो मतलब कहते हैं कि यार ये ज़्यादा कमर्शियल, ये ज़्यादा फ्रंट पे है तो ये ज़्यादा महंगी होगी, क्यों, क्योंकि वो चलेगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा चलने वाली होगी उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, रेंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो होती है कि कॉस्ट ऑफ, या लिख देता हूँ मैं, सेलिंग अ प्रोडक्ट, नॉट प्रोड्यूसिंग, कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट। लाइक मैं आपको अगर सीधी एग्जांपल दूं,
आपने एक शॉप ली है, ठीक है, उस शॉप का रेंट, क्यों आपने शॉप ली? सेलिंग के लिए। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते रेंट के रेंट। अच्छा एक मैं बात आपको ऊपर एक क्लियर कर लूँ, यहाँ पे जो आपने प्रोडक्शन बोली, इसमें जो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट होगी ना, वो होगा फैक्ट्री का रेंट। वो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में क्या होती है? फैक्ट्री में होती है प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी चार्जेस होंगे वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। जो बकाया शॉप है, जैसे शॉप क्यों है? बेचने के लिए, बनाने के लिए नहीं है। वहाँ शॉप पे कभी देखा कोई मशीन लगा के बैठ गया और वो वहीं पे प्रोड्यूस कर रहा हो? मतलब हाई लेवल की बात कर रहा हूँ। कभी देखा किसी ब्रांड पे जाओ कपड़े वाले पे, तो उसने अपनी दुकान पे वो लगाया हो, पूरा सिस्टम लगाया हो कि अभी अभी सर आप बैठे बस 5 मिनट आपकी शर्ट निकल रही है। कभी ऐसा नहीं होता। फैक्ट्री अलग होती है, आउटलेट अलग होती है। अच्छा शॉप रेंट हो गया। देखो अब शॉप रेंट, वहाँ पे जो बंदा रखा होगा आपने, जो शॉपकीपर होगा, उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल ऊपर भी पड़ा है, लेकिन वो किसका था? फैक्ट्री का। ये किसका? शॉप का। उसके बाद रिपेयर्स वगैरह कोई होती हैं आपकी, रिपेयर्स हो गई, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह आपने अगर करवाई है किसी चीज़ की, या फिर मेंटेनेंस वगैरह आपने अगर करानी है किसी चीज़ की, तो ये कॉस्ट हो गई। उसके बाद आप कमीशन देते हो खास तौर पे सेल्स डिपार्टमेंट में, तो जहाँ बिक्री होती है चीज़ें, वहाँ पे आप सेल्स मैनेजर को कमीशन देते हो। और एक तो शॉपकीपर होता है ना, एक होता है जो वहाँ पे मार्केटिंग करने वाला बंदा होता है, जिसको हम सेल्समैन बोलते हैं। सेल्समैन सैलरी हो गई। तो ये तमाम कॉस्ट बन के क्या बनती है? सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा इसमें वो वाला सीन नहीं है कि इसकी आगे सब डिवीजन है कि इसमें कोई मटेरियल लेबर है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये सारी टोटल मिला के सेलिंग कॉस्ट ही है, वो सिर्फ प्रोडक्शन में हम करते हैं डिवाइड। अच्छा ये तमाम हो गई। अच्छा मज़े की बात ये है कि लड़की को ना, लड़कों के दिन में सिर्फ यही कॉस्ट होती है जो सेलिंग होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी कॉस्ट आऊँगा जो आपको रूटीन की बात होगी, पता भी होगा, लेकिन आपको ये नहीं होगा कि आपके जहन में भी आई हो वो बात, मैं भी किसी की जहन में आ भी गई हो। लाइक अगर आपको ना कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ना कोई कॉस्ट लगाते हो, प्रमोट करने के लिए, नॉट फॉर सेलिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट, मतलब कि आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट मेरा ज़्यादा बिके, तो ये भी सेलिंग का पार्ट है। क्योंकि इसका अल्टीमेट गोल ही क्या है? प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट का अल्टीमेट गोल ही उसको बेचना है। ज़्यादा बेचने के लिए आप प्रमोट करोगे ना। जैसे हम इसमें अगर एग्जांपल है तो एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट है क्यों है? कि आपकी प्रोडक्ट बिके, या आप अपने ना कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स देते हो। अक्सर ये ब्रांड्स पे जाओ तो फ्री सैंपल्स परफ्यूम्स वगैरह देते हैं कि यार हमारे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए। और मतलब उससे ज़्यादा मार्केटिंग करोगे तो उतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ने का होता है। उसके बाद तीसरा एक और चीज़ है, जैसे प्रमोटिंग का सीन था वैसे एक और है, कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग कस्टमर। ये बड़ी अजीब सी बात है। इसका मतलब ये है, रिटेनिंग कस्टमर का मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर ना खोना नहीं चाहते। लाइक आप चाहते हो कि यार हम ना क्या कहते हैं, कस्टमर्स अपने रिटेन करके रखें, अपने पास रखें कि हर बार वो कस्टमर हमारे पास है। तो उसको रखने के लिए आप क्या करोगे? आप उनको गिफ्ट्स दोगे कस्टमर्स को। जब गिफ्ट्स दोगे तो वो यार होगा, अट्रैक्ट होगा, वो ज़रूर आएगा आपके पास। और डिस्काउंट्स दोगे खास तौर पे। तो क्या कहते हैं, ये सीन है कि ये भी, अब ये क्यों कर रहे हो, ये सब काम क्यों कर रहे हो? ऑब्वियसली इसका अल्टीमेट गोल दोनों का क्या है? सेल। कहते नहीं है सेल सेल सेल, वो इसीलिए होता है। अच्छा अच्छा मैं अभी तक बड़ा सीरियस चल रहा हूँ। मैंने कभी ये तकरीबन 38 मिनट हो गए हैं पढ़ाते हुए और मैं सीरियस हूँ अभी तक। तो ये पहली वीडियो है, इस वजह से ज़रा मैं आहिस्ता आहिस्ता जब नॉर्मल हो जाऊँगा ना, नॉर्मल वैसे मैं नहीं, आप लोग हो जाएंगे सॉरी, नॉर्मल उस लिहाज से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन गुजर जाएंगे तो फिर मैं आपको साथ साथ हंसाऊँगा भी, क्योंकि यार ये चीज़ें जो होती हैं ना बोरिंग होती हैं इस वजह से। अच्छा इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़, अगली कोर्स पे आ गए। हमने सेलिंग पढ़ ली, प्रोडक्शन पढ़ ली, इससे अगली कोर्स है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगर तो छोटा बिजनेस है, कस्टमर आपके पास आया और आपने उसको माल दिया, हो गया ख़त्म। डिस्ट्रीब्यूशन आती है जहाँ पे बड़े बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो खास तौर पे। जैसे आपको आपके कस्टमर ने कॉल की कि मुझे माल भेज दो, आपने कहा मैं 30 दिनों में आपको माल भेज दूंगा,
तो अब आपकी ट्रांसपोर्ट जाएगी, यहाँ से आपकी कोई वैन वगैरह जाएगी और उसको माल दे के आएगी, ठीक है। होता है ना, ये बड़े बड़े ट्राले वगैरह जाते हैं, ट्रक्स वगैरह जाते हैं और माल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो अब आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉस्ट ही है ना, आपको इसके ये वैन पे खर्चे करने पड़ेंगे, वैन का पेट्रोल, ये सारी चीज़ें। तो डेफिनेशन तो सीधी सीधी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की क्या होगी, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। ठीक हो गया। अच्छा यार, थोड़ा कलर भी चेंज कर लें, बहुत थक गए इस कलर से, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट टू कस्टमर। जैसे अगर हम देखें, ये क्या हो गया, डिलीवरी वैन, फ्यूल वगैरह वैन का, उसके रिपेयर वगैरह, उसकी ट्यूनिंग वगैरह होती है, उसकी अपना इंश्योरेंस वगैरह अगर आपने करवाई है। एक वर्ड होता है डेप्रिसिएशन, शायद काफ़ी लड़कों को ना पता हो, वॉइस से आपको समझ बता दूंगा, उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये डिलीवरी वैन की जो चीज़ें होती हैं, उसके बाद जो वो ड्राइवर, उसकी सैलरी, उसको सैलरी भी तो देनी है। रोड टैक्स अक्सर आपको मोटरवे जैसे अगर आप छोड़ो तो आपको टैक्स भरने पड़ते हैं, फीस वगैरह। और जो वहाँ पे जैसे आपने कुछ बंदे होते हैं, वो ड्राइवर होते हैं, और कुछ एक बंदा होता है जो साथ जाता है और वो जाके माल उतारता है, उसे बोलते हैं डिस्पैच वर्कर्स। मतलब जिसने माल उतार के कस्टमर के जो है ना वो फैक्ट्री में या आउटलेट पे रखना होता है, जो ड्राइवर के साथ जाता है और बस वो इसी काम के लिए होता है या फिटिंग के लिए होता है। तो ये आप सब कोस्ट उसको भी सैलरी दे रहे हो ना, तो ये तमाम चीज़ें मिलके डेप्रिसिएशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एडमिन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलते हैं। एडमिन कॉस्ट में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस। लाइक मैं बताता हूँ, आपके ना मतलब ऑफिस बना हुआ है कोई, मेरा बिजनेस है, जैसे अगर फर्स्ट करो रेस्टोरेंट का, तो मेरे 4-5 रेस्टोरेंट है। अब मैं रेस्टोरेंट में नहीं बैठता, मैंने अपना ऑफिस बनाया है, जहाँ सारे अकाउंटेंट्स मैंने रखे हुए हैं, जहाँ सारे मैंने टीम वर्कर्स रखे हुए हैं तैयारी मिलके प्लानिंग करने के लिए। तो उस ऑफिस के लिए मैं जो खर्चे करूँगा, रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ओहो मैं क्या उर्दू पठान वाले बोलूँ, इंश्योरेंस वगैरह, रिपेयर्स, मेंटेनेंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें मिल के ऑफिस के जो खर्चे होंगे वो किसका पार्ट होंगे, एडमिन कॉस्ट का। टेलीफोन कॉस्ट हो गई, मतलब टेलीफोन पे भी तो कॉस्ट आती है। तो देखो, छोटी छोटी ना बहुत कॉस्ट होती हैं, ये तब सब मिलेंगी तो हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट पे आने वाली कॉस्ट कितनी है। सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ नॉट द कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट को किसी तरह हमने मिक्स करके ना, ऐड करके एक प्रोडक्ट को ही एलोकेट करनी है, ताकि वो प्रोडक्ट इतने का हमें पड़ा, उसके ऊपर प्रॉफिट रखा और बेचा। ऑडिटर्स वगैरह अक्सर कंपनीज ने रखे होते हैं ऑडिट करने के लिए, अकाउंटेंट्स रखे होते हैं, हम जैसे अकाउंटेंट्स, ठीक हो गए, लॉयर्स रखे होते हैं। तो ये तमाम जो है ना, जो नॉर्मल जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये बस नॉर्मल सी बात है, तो इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं जिसमें ऊपर हमने पढ़ी थी, बस एडमिन कॉस्ट होती है जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस। अच्छा, वैसे ऊपर भी हमने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी थी, वो भी सीधी सीधी बातें थी। एक मिनट, सॉरी, ये 5th पॉइंट है, 16 में 5th पॉइंट, 5th है फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा अच्छा, जब बिज़नेस शुरू करना होता है ना, अगर तो किसी के पास पैसे हैं ना तो वो ओके है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप एक बिज़नेस कर रहे हैं ना, आप उसके लिए फाइनेंस यानी पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, या आप शेयर्स शेयर्स मतलब आप ना कैपिटल होता है कि जब आप किसी से कहते हो कि आप हमारे बिजनेस को पैसा दें, हम आपको सालाना प्रॉफिट में ना शेयर देंगे। लाइक अगर वो 20% कंपनी का मालिक है, 20% उसने इन्वेस्टमेंट डाली है, तो प्रॉफिट में भी उसका कितना हिस्सा होगा, 20%, ठीक है। अब फाइनेंस आपने पैसे आपने अरेंज किए उससे, अब आपने उसको प्रॉफिट देना है, तो ये आपकी कॉस्ट हुई ना। मतलब आप बिजनेस के लिए अगर देखें तो ये बिजनेस है, ये मालिक है, ठीक है, बिजनेस ने इसको देने पैसे, ठीक है, तो क्या हुई। अच्छा,
बिजनेस में जो देना है वो प्रॉफिट। अच्छा ये कोस्ट ना हुई बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ फाइनेंस कोस्ट का सीन क्या होगा। जो कैपिटल जनरेट होता है ना वो तो प्रॉफिट होता है, वो तो होती है, ठीक है। एक होता है हमारे पास लोन, ठीक है। लोन आपने 100 का 1 लाख का दिया, ठीक है, दिया नहीं सॉरी, बैंक गया, आपने कहा कि मुझे ना 1 लाख का लोन चाहिए, उन्होंने आपको 1 लाख का लोन दिया, ठीक है, और उन्होंने कहा आपने हमें वापस करना है साल के अंदर, लेकिन साल बाद हम आपसे 1 लाख नहीं लेंगे, हम आपसे लेंगे 1,10,000। इसके ऊपर जो 10,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है जो कि इंटरेस्ट है, वो क्या है, वो फाइनेंस अरेंज करने के लिए आपने मज़ीद पैसे दिए, उसे बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। जैसे पहली एग्जांपल तो हमने पढ़ ली इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ आ रही है। तो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, वो आपकी कॉस्ट है ना ऑब्वियसली, तो ये क्या होगी फाइनेंस कॉस्ट। दूसरा ये कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका बना होगा उसके अंदर बंदे बैठे होंगे जिन्होंने लोन लेना है, जो सारी प्लानिंग के बाद लोन लेते हैं, अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आएगी वो भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। तो ये 2 एग्जांपल है, ठीक है। ये होता है, अच्छा ये होता है कि इसकी बेसिकली अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो होता है यही है, सीधी सीधे है, कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग मनी फॉर बिजनेस, मतलब पैसे इकट्ठे करने के लिए जो आपको कॉस्ट लगानी पड़ती है ना, वो उसे बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। इसके बाद आई थी जनाब रिसर्च कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट होती है कि रिसर्च जब आप, जैसे आपका बिजनेस रिसर्च करता है तो उस पर जो कॉस्ट आती है। अच्छा रिसर्च कॉस्ट की डेफिनेशन बताइए, रिसर्च कौन सी वाली, वो रिसर्च विच इज़ डन बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट, मतलब अभी आपकी प्रोडक्ट बनी नहीं है ना, लॉन्च हुई है, बनी ही नहीं है, उस वक्त आप कोई रिसर्च कर रहे हो ना, ठीक है, उस वक्त जो आप रिसर्च कर रहे हो जब आपकी प्रोडक्ट बनी नहीं है, वो आपकी रिसर्च कॉस्ट का पार्ट बनेगी। समझाता हूँ अभी आपको थोड़ा क्लियर नहीं बात समझ आएगी, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे रिसर्च, एक रिसर्च मैंने कौन सी बात की, एक रिसर्च होती है बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने से पहले, एक होती है आफ्टर मेकिंग अ प्रोडक्ट। अच्छा बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट आप क्यों रिसर्च करोगे, इसी वजह से कि आपको ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है ना, वो जो सोली सीधा सीधा रिसर्च कॉस्ट है। लेकिन आफ्टर मेकिंग अ प्रोडक्ट आप क्या रिसर्च करोगे, आप ऑब्वियसली क्या कहते हैं बना लिए ना, तो आप ने ये बना लिया, अब आपने ये रिसर्च, एक चीज़ आपने, मैंने ये चीज़ थी प्रोडक्ट ए, ये मैंने बना लिया, अब मैं इसके ऊपर क्या रिसर्च करूँगा, इसके ऊपर ऑब्वियसली मैं ये रिसर्च करूँगा कि ये कहाँ कहाँ किस मार्केट में मुझे क्या कहते हैं रखना चाहिए, कहाँ ये ज़्यादा बिकेगा। दोबारा मैं समझाता हूँ, बिफोर मेकिंग का प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, बिफोर मेकिंग का प्रोडक्ट होती है ना जो रिसर्च हो रही होती है, ठीक है, वो तो पार्ट बनती है रिसर्च कॉस्ट का, मतलब जो उस पर आने वाली कॉस्ट है रिसर्च कॉस्ट। लेकिन एक दफ़ा प्रोडक्ट बन गया, अब उस पर क्या रिसर्च करनी है, मतलब रिसर्च होती है जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, कैसे बनेगा, वो तो रिसर्च कॉस्ट का पार्ट है, जो कैसे बनेगा उस पर कॉस्ट आएगी। लेकिन एक दफ़ा बन गया, उस पर क्या रिसर्च होगी, यही रिसर्च होगी ना कि हम उसको कहाँ बेचें तो ज़्यादा बिकेगा, या कौन से कस्टमर उसको ज़्यादा लेने के लिए तैयार होंगे। तो आफ्टर मेकिंग का जो, आफ्टर रिसर्च आफ्टर मेकिंग का प्रोडक्ट है ना, वो किसका पार्ट बनेगी, सेलिंग कॉस्ट का। वो ज़्यादा हमने दूसरे नंबर पे सेलिंग कॉस्ट पड़ी थी, वो ये उसका पार्ट बनेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो कहता है कि ना प्रोडक्ट ए वाज मेड इन मार्च 20, मतलब 20 मार्च को ना, क्या कहते हैं मार्च 20, हाँ 20 मार्च को क्या कहते हैं प्रोडक्ट ए बना, और रिसर्च उसके बाद की जा रही है बिफोर, अभी मतलब बिफोर मेकिंग, आफ्टर मेकिंग सॉरी, लेकिन अभी लॉन्च नहीं की, मतलब बिफोर लॉन्चिंग, अभी मार्केट में बस लेके जानी है, लॉन्च करनी है। इस वक्त जो रिसर्च की जाएगी वो यही की जाएगी ना कि ये कहाँ ज़्यादा बिकेगी, सेल कहाँ होगी, तो इसी वजह से ये पार्ट बनती है सेलिंग कॉस्ट का। तो फर्क करो प्रोडक्ट अगर 50 रुपये की आ रही है इस पर कॉस्ट, तो 50 रुपये क्या है आपके सेलिंग कॉस्ट, नॉट ऑफ रिसर्च कॉस्ट।
हाँ यही बात होती है कि ये प्रोडक्ट जो है ना 20 मार्च को बनी है, ओके कि जनवरी में हमारे पर कोई कॉस्ट आई, मतलब रिसर्च हुई है हमारी कि ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे, बिकेगा कैसे, नहीं बनेगा कैसे, तो वो किसका पार्ट होगा, रिसर्च कॉस्ट का। तो ये थी जनाब तमाम 6 कॉस्ट जो मतलब हमने आज पढ़ी। मतलब अभी आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके आगे कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद कॉस्ट बिहेवियर का पार्ट भी डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 1 जो मेरे मुताबिक है वो ज़रा सबसे लंबा चैप्टर होगा। बाकी क्या कहते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।